Hello and welcome to my channel Crystallizing Ideas. Till now, we have discussed all the important topics which were in unit number 1, nature, scope, and meaning of social studies, of pedagogy of social science. Now, starting our today's video with unit number 2 and the main questions of this unit. Starting with the question number 5, discuss pedagogical analysis based on unit analysis by giving suitable examples. So now guys, what is unit teaching? यूनिट टीचिंग क्या होता है? उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिट का मतलब क्या होता है गाइस। यूनिट मतलब एक पार्ट, कोई भी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट्स को मिला के ही एक यूनिट बनता है। अब जैसे कि हमारा जो बुक होता है वो यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे कि अब मैं यूनिट नंबर 2 पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ाया था, उसके बाद हम 3 और 4 में भी जाएंगे। तो हमारा जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है ये भी यूनिट्स में डिवाइडेड है ताकि हमें हर एक टॉपिक डिटेल में पता चले। एक बहुत अच्छा सिलेबस जो होता है वो यूनिट में डिवाइडेड होता है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फॉर इजी, मतलब इजी पार्ट से लेके डिफ़िकल्ट पार्ट से डिवाइडेड होता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके हर एक पार्ट। और जितने भी सारे यूनिट्स होते हैं वो दूसरे यूनिट से लिंक्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 2, 3, 4 अगर एक किसी बुक में है तो यूनिट नंबर 1 विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूनिट नंबर 2 और 3 और 4 से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। यूनिट नंबर 1 हर एक यूनिट दूसरे यूनिट को सपोर्ट करता है। एक यूनिट को समझने के लिए दूसरे यूनिट को भी पढ़ना ज़रूरी होता है और दोनों ही यूनिट एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो यूनिट को डिवाइड, मतलब किसी भी सिलेबस को डिवाइड यूनिट में क्यों किया जाता है? ताकि ये टीचर को भी हेल्पफुल हो, टीचर इसको अच्छे से समझा पाए और स्टूडेंट्स को समझने के लिए भी कन्वीनियंट हो। वो इस चीज़ को, वो हर एक यूनिट को अच्छे से रिवाइज़ कर पाए, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। यूनिट वाइज स्टडी इज़ कॉल्ड यूनिट अप्रोच। सो गाइस, जो यूनिट वाइज स्टडी है, जो एक एक यूनिट को समझ के हुए पढ़ते जाना है एक बुक को, तो इसको यूनिट अप्रोच कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल में यूनिट अप्रोच से पढ़ाऊँगी, इसका मतलब ये है कि मैं हर एक चीज़ को डिवाइड करूँगी, अपने सिलेबस को डिवाइड करूँगी यूनिट में और यूनिट वाइज बच्चों को एक्सप्लेन करती हुई जाऊँगी। इसका मतलब मैं यूनिट अप्रोच से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एनसीईआरटी का डेफिनेशन भी ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये बोला है कि हर एक ब्लॉक, कोई ब्लॉक छोटा हो सकता है, कोई ब्लॉक बड़ा हो सकता है, हर एक ब्लॉक का जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब हर एक ब्लॉक का जो टॉपिक है वो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के टॉपिक से रिलेटेड होता है और वो एक लर्नर के लिए कन्वीनियंट होता है ताकि वो उसको ओवरव्यू कर पाए, इजीली रिवाइज कर पाए। तो ये एनसीईआरटी ने बोला है। Now guys, moving on to our next question, what is pedagogical analysis? Pedagogical analysis क्या होता है guys? So guys, pedagogical analysis basically ये होता है कि कोई भी कंटेंट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी को कहते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस, और कुछ नहीं है, बस इसी को याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं फटाफट से कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या क्या होते हैं। इसमें ये बताया गया है कि इट इन्वॉल्व्स इमोशनल फीलिंग्स एंड एक्शंस, इट रिलेट्स टू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। गाइस, अगर आपको याद होगा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने क्लासिफाई किया था जो लर्निंग कंडीशंस है वो एक बच्चे को कॉग्निटिव में होता है, अफेक्टिव में होता है और साइकोमोटर में होता है। कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग से रिलेटेड है उसका, देन इफ़ेक्टिव मतलब वो फील क्या कर रहा है। अगर कोई किसी बच्चे को नॉलेज हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं कि इसको किस तरीके से, मतलब अपने इमोशंस के साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियसनेस के साथ किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आता है लेकिन वो इस चीज़ को टेररिज्म में यूज़ कर रहा है, मतलब उसकी जो इफ़ेक्टिव डोमेन में डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हुई ही नहीं। और फिर होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर मतलब कोई बच्चा छोटे से लेके बड़े होने तक अपने जेस्चर्स, अपने हाथ का मूवमेंट्स, बोलना, चलना, जंप करना वगैरह
तरह कैसे सीखता हुआ चला जाता है, उसको बोलते हैं हम साइकोमोटर डोमेन। तो गाइस ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर किया है। Now the third point is it is based on logical as well as empirical approach. So guys, logical approach वो होता है जो कोई बच्चा orderly step wise अपना logic लगा लगा के कोई चीज़ पढ़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा लिया, उसको पढ़ लिया, कुछ समझ में भी नहीं आया, क्योंकि उस बच्चे ने logically step wise उस चीज़ को नहीं पढ़ा। जिस चीज़ से समझना चाहिए उसने उस तरीके से उसको नहीं समझा, तो मतलब उसने logical approach नहीं लगाया। फिर एम्पायरिकल अप्रोच का, इस कम्युनिकेटिव अप्रोच को ही हम एम्पायरिकल अप्रोच बोलते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, कोई भी बच्चों को एक ग्रुप में मतलब किसी 2-3 या जितने भी ग्रुप्स में आप डिवाइड करना चाहो करो। उस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो एक बच्चा एक दूसरे से सीखेगा कम्युनिकेट करके क्योंकि गाइस एक ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता हुआ चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेटिव अप्रोच। फोर्थ पॉइंट है इट इंक्लूड्स क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच का। इस क्रिटिकल अप्रोच मतलब मेकिंग रीजन्ड जजमेंट्स यूजिंग लॉजिक के हेल्प से कोई भी जजमेंट हम लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसको क्रिटिकल अप्रोच बोलते हैं। एनालिटिकल अप्रोच मतलब कोई भी चीज़ को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ना, उसको एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं। पर्सन हु कैन यूज़ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू अ सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन हो, उस कोई डिफ़िकल्ट सोल्यूशन है, उसको वो अपना लॉजिक यूज़ करके उस चीज़ को सिंपलर बना रहा है, मतलब उस चीज़ को वो एनालाइज़ कर रहा है, एनालाइज़ करके वो सोल्यूशन निकाल रहा है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इम्प्लाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल अप्रोच। गाइस हमें वर्बल अप्रोच तो पता है कि टीचर किस तरीके से वर्बली बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन व्हाट इज़ नॉन वर्बल अप्रोच? नॉन वर्बल अप्रोच मतलब कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, non-confrontational and non-authoritative gestures while teaching, आई कॉन्टैक्ट। एक जो स्टूडेंट है अगर वो कोई चीज़ पढ़ा रही है और आई कॉन्टैक्ट किसी बच्चे से कर ही नहीं रही है, तो ये एक नॉन वर्बल अप्रोच जो है इस टीचर का पढ़ाने का, वो बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर कोई टीचर है वो कुछ पढ़ा रही है, कोई साइंस का कुछ भी पढ़ा रही है, और जो उसका जेस्चर है वो कुछ मतलब बहुत ही गलत है, वो जो अगर वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखेगी नहीं, ब्लैक बोर्ड को दिखा दिखा के कुछ समझाएगी नहीं, कोई मॉडल कुछ बना के लेके आ रही है, उस चीज़ को बताएगी नहीं, तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो पढ़ाने के साथ साथ जेस्चर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। टीचर का पोस्चर बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो सिटिंग पोस्चर भी है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि सो के लेट के पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाता है। फिर नॉन कन्फ्रंटेशनल, नॉन अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा, यानी कि बात में बच्चों को डांट रहे हैं, बहुत ही कन्फ्रंटेशनल हो रहा है, कोई बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसको उल्टा डांट दिया, ऐसे नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को नॉन वर्बल अप्रोच बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल एथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ टीचिंग। सो प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो सकते हैं गाइस एक टीचर के? प्रोफेशनल एथिक्स वही है विच आर प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ग्रुप इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। कोई भी इंसान है अगर वो किसी बिजनेस इन्वायरमेंट, किसी भी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, जॉब इन्वायरमेंट में गया है और उसको पता ही नहीं कि किस तरह से वहाँ पे रहना चाहिए, बात करना चाहिए, अपने आप को वहाँ पे एक मेंटेन करना चाहिए, तो उसको प्रोफेशनल एथिक्स पता ही नहीं है। और देन आता है नॉर्म्स ऑफ टीचिंग। नॉर्म्स ऑफ टीचिंग मतलब जो टीचर को अपने स्टूडेंट के प्रति कमिटेड होना चाहिए, उसको पता है कि वो क्या पढ़ा रही है, मतलब जो पॉइंट्स है, जो आइडियाज़ है टीचिंग के, उसको उसे पता होना चाहिए। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। तो गाइस ये आता है नॉर्म्स ऑफ टीचिंग में। अब सेवेंथ पॉइंट है इट इंक्लूड्स मेथड्स, टेक्निक्स एंड मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि बहुत बड़े चीज़ को छोटे चीज़ में डिवाइड करना, और मैगज़िम्स ऑफ टीचिंग में जो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स मैगज़िम है वो यहाँ आता है। Point number 8 is it involves media and communicative competency. Guys, communicative competency वो होता है जो एक appropriate interaction के लिए जो उसके पास skills होती है वो
उस समय में वो लगा पाए कोई भी इंटरेक्शन को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब एबिलिटी टू क्रिएट ग्रामेटिकली करेक्ट अटरेंसेस। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में एबिलिटी टू क्रिएट सोशल लिंग्विस्टिकली अप्रोप्रिएट अटरेंसेस, मतलब हर एक चीज़ में जो है उस पॉइंट में, उस टॉपिक में वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, उस कम्युनिकेशन के लिए उसके पास इफ़ेक्टिव स्किल्स हो, उसी को कहते हैं कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एग्ज़ाम में लिखें, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी होता क्या है। मीडिया कॉम्पिटेंसी भी वही है। मीडिया मतलब वही जो मास मीडिया, जैसे कि टीवी, बुक्स, न्यूज़पेपर हो गए, सोशल मीडिया हो गया, तो उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट कैसे करना है, अपने उसको मीडिया इन्वायरमेंट को फेस कैसे करना है, वो चीज़ पता होनी चाहिए टीचर को। और वही चीज़ वो बच्चों को समझा पाए, बता पाए, ताकि वो भी अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल बना पाए। Now point number 9 is इट हैज़ बोथ माइक्रो अप्रोच एंड मैक्रो अप्रोच। बस माइक्रो अप्रोच वो होता है जब कोई टीचर लेक्चर दे रही होती है सबको कलेक्टिवली, और माइक्रो अप्रोच वो होता है जो डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल, जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और फिर इंडिविजुअली उनको समझाना, उनके क्वेश्चंस लेना, इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो जो पेडागोजिकल एनालिसिस है उसमें दोनों पॉइंट्स हैं, माइक्रो मैक्रो टीचिंग, दोनों में बेस्ड है, मतलब इन दोनों को बेस करते हुए पेडागोजिकल एनालिसिस करा जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड एक्चुअलाइजेशन। ऑब्वियसली इसको हम कोई मतलब सपना नहीं आया किसी को कि वो ऐसे ऐसे नींद से उठ के उसने पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस बना दिया, उसको तरीका आ गया कि हाँ आज मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। बहुत से प्रैक्टिस करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, एक्चुअलाइजेशन करने के बाद जाके वो किसी सब्जेक्ट का पेडागोजिकल एनालिसिस कर सकता है। अब देख लेते हैं 3 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। इस पेडागोजिकल एनालिसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पेडागोजिकल नॉलेज, मतलब किसी टीचर को पता हो कि जो पॉइंट्स है कि क्या क्या अप्रोच होते हैं, इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन सब का चीज़ों का उसको नॉलेज हो। पेडागोजिकल प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस में एक्चुअली में वो क्या क्या कर रहा है, जैसे कि वो स्टूडेंट के पॉइंट्स, अपना पॉइंट्स भी बता रहा है, स्टूडेंट के पॉइंट्स को भी समझ रहा है, और स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चंस दे रहा है ताकि वो उसके क्वेश्चंस आंसर्स को खुद सॉल्व कर सके। उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो सके, उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह सारा इम्प्रूव हो सके। बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप, वो अपने और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको नर्चर कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। करिकुलम डिसीजन मेकिंग, मतलब जो उसको सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया गया है वो सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाएगा, उस तरीके का स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके प्रैक्टिस में आ जाती है ना। पेडागोजिकल बिलीफ, मतलब हर एक टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। तो किसी टीचर को अगर लगता है कि कोई जो स्टूडेंट है उसको इस तरीके से पढ़ाने से उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जो इंडिविजुअल टीचिंग, मतलब इंडिविजुअल अटेंशन को देखते हुए जो टीचर अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, वो पेडागोजिकल बिलीव्स में आ जाता है। सो गाइज, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल डेफिनेटली respond to that question as soon as I read it. So thank you for watching my video. See you in the next one.